जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि जिस कानून में आपको अवेयर करना है या जिस कानून में आपको मदद की ज़रूरत है उस तरह की चीज़ों के बारे में बताया जाए, सामान्य ज्ञान आपके पास रहे। इसलिए कि भारत के संविधान के मुताबिक जो लॉ है उस लॉ में यह कहीं से मान्यता नहीं है कि आप नहीं जानते थे इसलिए आपने कानून को तोड़ दिया। आपने कानून तोड़ा मतलब कि उसकी जो सज़ा है, उसकी जो परेशानी है वो आपको झेलना पड़ेगा। कानून नहीं भी तोड़े लेकिन कानून तोड़ने के लिए किसी ने आपको फंसा दिया तब भी वो आपको झेलना और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करें नहीं करें, कानून क्या कहता है नहीं कहता है, ये सारी बातें तो चलते फिरते स्कूल कॉलेज से लेकर के आम जिंदगी में आदमी सीख जाता है कि यह करना है नहीं करना है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी आसपास में बिखरी हुई होने के बावजूद हम जानकारियों को समेटते नहीं हैं। आमतौर पर प्रखंड कार्यालयों के दीवार पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी रहती है, फिर वहाँ भी जाकर के हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये किसके पास जाएं, इसलिए कि हम उसको पढ़ते नहीं हैं और जहाँ सुनते हैं उसको गुनते नहीं हैं। जब सुनेंगे और गुनेंगे नहीं तो चीज़ें कैसे पता चलेगी। अब आपके सामने विधिक सेवा प्राधिकार है। विधिक सेवा प्राधिकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि वैसे लोग एक खास श्रेणी में आते हैं जिसमें महिलाएं हैं, विकलांग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, 3 लाख से कम आमदनी जिनकी है, वो सारे लोगों को जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकार आपको फ्री वकील देंगे, साथ ही आपके मुकदमे का खर्च देंगे, मुकदमे को कैसे लड़ें इसके बारे में बताएंगे। हम पिछले 10 सालों से इस टॉपिक पर आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की अदालतों में इस तरह की जानकारी लेकर आने वालों की संख्या कम है। उनको वह लाभ मिल सकता था जिस कैटेगरी में है, उसके बावजूद वो ढेर सारा फीस भरते हैं और परेशान रहते हैं। पैसा नहीं है, कहाँ से आए, कहाँ से भुगतान करें। अपने देश में या दुनिया के लगभग सभी देशों में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है, 40 से 50% तो करीब करीब है ही हर जगह। कुछ स्टेट्स, कुछ खास देश को छोड़ दें तो उसके बावजूद महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा का कानून बनाना पड़ा। उनके लिए तो अलग बना ही, बच्चियों के लिए अलग से कानून बनाना पड़ा, इसलिए कि उनके बच्चे होने का, उनके संकोच करने का, उनके नहीं कहने के भाव को जान करके उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न इत्यादि होते रहते हैं। इस पर एक कानून बना पोस्को। आइए हम उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अरुणा प्रकाश जी हैं जो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो पोस्को के बारे में हम जाने कि पोस्को है क्या। पॉश एक्ट। हाँ, पॉश एक्ट है क्या। पॉश इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाँ, वो है। हाँ, ये महिलाओं के लिए बना। पॉश एक्ट जो बना, अच्छा, चिल्ड्रन के लिए पोस्को बच्चों के लिए पॉस्को है। जो बच्चों को आप सेक्सुअल असॉल्ट से बचाते हैं वो पॉस्को है। और ये है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वुमेन एट वर्क प्लेस। तो जैसा आपने कहा कि अलग से कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई महिलाओं के लिए, क्योंकि लैंगिक मतभेद जो है ये हमारे यहाँ सदियों से चला आया है। और इसी लैंगिक मतभेद की वजह से यही कारण रहा कि उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना वर्क प्लेस पे ज्यादा करना पड़ा। जब वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू करी, ऑफिसेज में जाना शुरू करी, और जब उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू किया, तब उन्हें लगा, एक पुरुष जो मानसिकता है हमारी, वो लगा कि शायद ये मेल शोविनिज्म में ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि हार्ड मांस में महिलाओं को इतनी कैपेसिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेना मुश्किल हुई थोड़ी, और वहां इनका शोषण शुरू हुआ। तब फिर हमने इस कानून का, जब मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि नहीं, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनानी होंगी, जिसकी जेनेसिस में एक बहुत रिनाउंड केस है, भंवरी देवी केस। ये 1992 की बात है, जब राजस्थान के एक गांव में भंवरी देवी नाम की एक महिला काम करती थी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चलता है, एनजीओज बहुत सारा, उनके भी काम करती थी। और गवर्नमेंट सेक्टर में वो, जैसे हमारी आशा सहिया दीदी लोग हैं, वैसे ही साथिन टर्म था वहाँ, साथिन के रूप में वो वहाँ कार्यरत थी। उस काम के दौरान उनको जैसे बाल विवाह निरोध ये करना है, रोकना है, उसकी रोकथाम करनी है, बच्चों के लिए काम करना है। उसमें उन्होंने देखा कि बगल में 2 बच्चों की शादी हो रही है। इस शादी को रोकने के लिए उन्होंने आवश्यक कदम जो उनको सही लगा उन्होंने उठाए। उन्होंने पुलिस को शिकायत करी। अब जब पुलिस आती है, एक दिन के लिए वह विवाह रुक जाता है, पर दूसरे दिन क्या होता है, वह विवाह वापस जैसे शेड्यूल्ड था, वो शादी उस दिन ना होकर एक दिन बाद हो जाती है। और एवज में
क्योंकि ये एक दलित महिला भी थी, इनके साथ बहुत ही ब्रूटली गैंग रेप किया जाता है। दैट वाज अ पनिशमेंट। बताने के लिए कि आपने क्यों बताया, आपने क्यों बताया, आपकी जी वो सीमा बताने के लिए उनके साथ इन प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड उनको ब्रूटली रेप किया गया। और इसके बाद उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की कि भाई मेरे साथ तो ये अन्याय हो गया। अब 2-4 महिला कोऑपरेटिव संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर के ये विशाखा कमेटी एक बनाया, बहुत रिनाउंड केस है, इसको नाम ही हम लोग इसको जानते हैं विशाखा गाइडलाइंस। ये बना 1997 में, इनको ये मिला न्याय और ये गाइडलाइंस आई विशाखा की तरफ से कि अगर कोई महिला इस कार्य क्षेत्र में आपके अंडर कहीं काम कर रही है तो उस वर्क प्लेस का जो मैनेजमेंट है उसकी ये भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही सुरक्षा प्रदान की जाए। अब ये गवर्नमेंट में काम करती थी, इनके साथ ये हादसा हुआ। अब इनको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद ये कोऑपरेटिव सब एक साथ यूनिटी दिखाई, लोगों ने, महिलाओं ने यूनिटी दिखाई और लड़ाई इनकी। तब सुप्रीम कोर्ट को यह आभास हुआ कि नहीं, एक गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है कि महिलाएं काम कर रही हैं तो वह सुरक्षित घर भी पहुंचे, शारीरिक मानसिक कहीं उनका कोई शोषण ना हो। तब ये आया विशाखा गाइडलाइंस। और एक बात आपको और बता दूं, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि ये विशाखा गाइडलाइंस बनने के बाद भी डॉक्टर मेधा कोतवाल एक आलोचना नाम का एनजीओ चलाती थी। उन्होंने जब देखा कि इतनी सारी विशाखा के थ्रू गाइडलाइंस आई हुई हैं कि ऑफिस में वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल असॉल्ट कहते किसको है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे कहते किसको है, जो भोगा है, भुक्तभोगी जो है वो कौन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब कुछ इतना बढ़िया दिया हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस को सारे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं? और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को कि माननीय, क्या ये जो गाइडलाइंस आपने दिए ये क्या हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर राज्य में, क्योंकि इसकी सीमा हमारा पूरा हिंदुस्तान है, तो क्या हिंदुस्तान के हर राज्य में ये माना जा रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी को एक रिट पिटिशन कन्वर्ट कर लिया, मान लिया जी, और उसने आदेश पारित किया कि हर स्टेट रिटन एफिडेविट के अंदर यह डिक्लेयर करके बताए कि विशाखा गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है। जब ये बात आई कि जब अंडर एफिडेविट देना पड़ा, इसको हम यहाँ रोक देते हैं। पहले तो ये जान लें कि उस गाइडलाइंस में क्या है, ताकि महिलाएं जान लें, फिर विशाखा गाइडलाइंस के बारे में। उसी गाइडलाइंस के तहत आपको बता रही हूँ कि ये विशाखा गाइडलाइंस जो है ये बताती है कि वर्क प्लेस कैसे होगा, किसको डिफाइन करेंगे वर्क प्लेस, जहां वो महिला काम कर रही है, या वो महिला वहां विजिटिंग है, परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है, वहां की मतलब 2 घंटे जाकर काम करके आती है, किसी भी तरह से अगर वहां वो योगदान दे रही है, वो एम्प्लॉई है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। और वहां फिर अग्रीव्ड महिला कौन है? अगर इस दौरान इस महिला के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है किसी भी तरह की, जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक पूरा डेफिनेशन है, आगे बताते हैं, ये अगर कैसा भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है जो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के कॉलम में आ जाता है, तो फिर ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरी सुरक्षा और जो भी हानि हुई है उसकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी क्षति पहुंची है उसको कुछ हद तक कॉम्पनसेट किया जाए। लेकिन इसमें अगर आप मिलाते हैं, जैसे 2 लोग, एक अग्रीव्ड महिला है, एक जिन्होंने गलती करी है, एक जिन्होंने भोगा है, तो जिन्होंने गलती करी है और जिन्होंने भोगा है, इन दोनों के बीच में कोई आर्थिक समझौता नहीं हो सकता, फाइनेंशियली कॉम्पनसेट आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अग्रीव्ड महिला जो है वो अब कैसे आप कहेंगे कि सेक्सुअली इसको हरास किया गया, उसका एक डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी अनवेलकम्ड थॉट जो सम्मानजनक नहीं है, वो इशारा है, शाब्दिक है, आर्थिक है, लिख कर है, एनीथिंग इम्प्रिंटेड, आप वो पोर्नोग्राफी भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा शब्द या इशारा जो सेक्सुअली कलर्ड है, जो इंगित करता है कि आप इस महिला से इस एवज में एक सेक्सुअल फेवर चाहते हैं, वो सेक्सुअल हरासमेंट के बॉक्स में आता है। दैट फिट्स कंप्लीटली। ये आप बोलकर, लिखकर, किसी चित्र को दिखाकर, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करके, या जैसे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, इन्वेंटो बोलते हैं हम लोग उसको लीगली, आप डायरेक्टली सेक्सुअल फेवर मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा उसका अर्थ वही था। तो सेक्सुअली कलर्ड अगर रिमार्क है तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीजों को लेकर ये विशाखा गाइडलाइन बनी। अब है कि जो अग्रीव्ड महिला है उनका रिड्रेसल कैसे होगा। ये जो एक्ट है ये है प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। प्रोहिबिट ही करना है कि माहौल ऐसा बना दो कि ये ना हो। आप देखेंगे आजकल हर ऑफिसेज, वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये हर जगह लागू है। 10 लागू है ऐसा कहा जाता है।
यूनिवर्सिटीज में तो सर बहुत अच्छे से लागू है। आप 10 या 10 से ज्यादा लोग जहां भी आ रहे हैं वहाँ एक कमेटी बना के रखें, वहाँ एक कमेटी बनी। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी है, हाल में बनानी पड़ी, जब घटना हो जाती तब वो बनती है। जी जी, अब ऐसा है, ये तो हमारी मानसिकता है कि हम उसको फॉलो नहीं करते। जब घटना हो जाती है तब लोग कमेटी बनाते हैं। जी, अब यही है कि प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन माने निषेध ही करिए, ना हो बेहतर, और अगर हो गया है तो उसका रिड्रेसल क्या है। रिड्रेसल का भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है इस एक्ट में कि आप कैसे इसको उनको न्याय दिलाएंगे। उसके लिए भी काफी बातें की गई हैं कि कैसे रिड्रेसल करेंगे। अगर आप बोले तो मैं बताऊं। नहीं, वो तो बात करेंगे हम लोग। दरअसल ये जानना है कि जो इंस्टीट्यूशन है 10 या 10 से ऊपर काम करने वाली महिलाएं जहाँ हैं, वहाँ पर किस ढंग से प्रिवेंशन है। पहले तो प्रिवेंशन पर हम लोग बात कर लें कि ये नहीं हो। उनकी जवाबदेही क्या है, उस इंस्टीट्यूशन के एचओडी की, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल जो भी हो, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं। मैंडेटरी क्या है सर, ये मैंडेटरी है। ये आपको एक कमेटी बनानी है कमेटी, और अवेयरनेस प्रोग्राम। कमेटी का हेड कौन होगा? अब बताती हूँ सर। पहले ये कि आप कैसे उसको करेंगे। अवेयरनेस वर्कशॉप्स लगते हैं सर ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ गुड टच और बैड टच की जो कॉन्सेप्ट है वो इतने छोटे बच्चों से हम लोग शुरू करते हैं। और ये गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट ही आगे जा करके बच्चों में एक इलाबोरेट व्यू डेवलप कराता है कि ये व्यवहार जो है ये सेक्सुअल है, ये हमको असहज महसूस करा रहा है और ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। तो इसके लिए सर हर बड़े ऑफिसेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, वर्क प्लेसेस में वर्कशॉप कराए जाते हैं और बाकायदा वीडियो बनाकर डिजिटल ग्राफिक इंटरप्रिटेशन से चीजों को समझाया जाता है। ये हो गया सर गुड टच बैड टच के बारे में। जी, ये अवेयरनेस हो गया सर कि आपको पहले से अवेयर कर देना है अपने ऑफिस में कि आप यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके साथ कहीं कुछ ऐसा गलत होता है तो यू आर वेलकम टू द कमिटी, जहां आपको शिकायत दर्ज करनी है। वो शिकायत जो वो कमेटी जो होगी, किन लोगों की कमेटी होगी? कमेटी होगी सर 4 लोगों की, और मिनिमम। और ये 4 लोग जो होंगे, इनमें से जो चेयरपर्सन होगा, जो प्रिसाइडिंग अफसर होगा, वो उसी वर्क प्लेस का सीनियर अफसर होना चाहिए और उनका महिला होना जरूरी है। 50% कहते हैं कि विमेन होनी चाहिए, तो 4 का 50 आप 2 ले लीजिए। तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सीनियर पोस्ट पे है महिला, एक और महिला, एक और इंसान उसी ऑफिस से जो लॉ का जानकार हो या थोड़ा सोशल वर्कर हो या थोड़ा मॉरली हाई व्यक्ति हो, जिनको चीजों को समझने और परखने की जिनकी क्षमता हो। और एक आप बाहर से ला सकते हैं ताकि कोई एक अनड्यू प्रेशर ऑफिस पे ना पड़े। उस जो बाहर से आप मेंबर लाएंगे वो किसी एनजीओ के थ्रू, किसी भी एनजीओ में जो वर्क कर रहा हो इससे रिलेटेड, विमेन के रिलेटेड, या फिर कोई कानून का जानकार व्यक्ति इस पैनल में आ सकता है। और इस कमेटी के अंदर सर जो भी अग्रीव महिला है वो अपना शिकायत लेकर जा सकती है। उस शिकायत को जो रिड्रेसल है कैसे वो सुलझाएंगी, और उसके आगे अगर वहां नहीं सुलझता है तो क्या आगे होगा? रिड्रेसल का भी सर व्यवस्था है कि जब ये घटना घटती है उसे 30 से 60 दिन के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन दे देनी है कमेटी को कि हमारे साथ ये हुआ, मैंने ये जो पीड़ित है पीड़ित को बताना है। हाँ, पीड़ित जो है उसको बताना है। अब लिखित या मौखिक जो भी ऊंचा है, लिखित करे तो ज्यादा अच्छा है। होता क्या है सर कि कभी जाने अनजाने कोई बात, जैसे हमारा बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, इग्नोर करके चल देना। कभी ऐसा हुआ हमने इग्नोर कर दिया, 10 दिन के बाद फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। बहुत सारा इब्बट है उसका, इसलिए कि हर मामले में महिला ही दोषी हो जाती है, उसी को लोग और गलत नजरिए से देखने लगते हैं। इसलिए महिला बचना चाहती है कि हम क्यों उस चक्कर में पड़े, और मानसिक द्वंद में वो उसकी पोटेंशियलिटी, इफेक्टिविटी वो सब खत्म, प्रोडक्टिविटी सब खत्म हो जाती है सर। लेकिन अगर ये घटना बार बार उसके साथ हो रही है, पहली बार उसने हिम्मत नहीं जुटाई, दूसरी बात इतनी असहज हुई कि फिर उसको लगा कि नहीं कुछ तो करना है, तो जब ये घटना ना, अंतिम घटना जो उसके साथ घटी, उसके 30 दिन के अंदर ये इस कंप्लेन को वहां पे लिखित रूप से कर दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और इन द मीन टाइम कि अगर वह व्यक्ति जिसने उसके साथ बुरा किया वो उसी ऑफिस में कार्यरत है, तो इनका अधिकार है, जो पीड़िता है, कि वो कह सकती हैं कि इस दौरान के लिए आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दें, जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, या फिर मुझे छुट्टी प्रदान कर दें, या उसके साथ काम करने नहीं, हाँ, टर्मिनेशन आप वो ना करके आप वो कर दीजिए, मुझे यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए, या तो उनका ट्रांसफर कर दीजिए या मेरा ट्रांसफर। या ये भी तो है ना कि आप वहाँ उसके साथ सीधे काम करने का हमको नहीं मौका, उनको रिपोर्ट करने की गुंजाइश नहीं हो, या उनके साथ। ये बिल्कुल सही कहा। तो वो कमेटी जो है, वो कमेटी करती क्या है? वो कमेटी सर आपकी शिकायत का आकलन करती है पूरी तरह से। जहां आप समझिए कि उस कमेटी को एक सिविल कोर्ट का पावर्स लगभग रहता है, जहां वो इस शिकायत की पूरी जानकारी, एविडेंस, विटनेस, जो लोग थे, किसके सामने हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो कहानी है, वो सब कुछ को लाकर और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो देखती है कि जो हमने विशाखा गाइडलाइंस, वो एक रिपोर्ट देगी। जी, वो एक रिपोर्ट बनाएगी। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, और कई केसों में मैंने देखा है कई बार कि
दोषी ने भी मान ली गलती कि भाई स्पर ऑफ द मोमेंट कभी हो गया, जुबान से ऐसी बात निकल गई या गलती से आपको मैंने टच कर दिया, आई डिडंट मीन इट, आपको बुरा लग गया, एंड दैट पर्सन कम्स टू अ फुट की सॉरी क्षमा मांग ली, तो वहीं खत्म हो जाती है बात। कई बार एक सॉरी सारा काम बना देती है, और मन जितना आहत हुआ है अभी फॉरगिव करके सोचते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ में हम लोग दोनों, और कई बार चीजें थोड़ा विभत्स रूप ले लेती हैं जब इस रिपोर्ट पे फिर उनको एक्शन लेना पड़ता है। अब हो सकता है कि उनको वो काम से निकाल दें, वो जो करें उनके पावर में जो है वो अपना काम करेंगी, फिर भी अगर इनको लगता है कि नहीं अभी भी संतुष्ट नहीं है तो फिर हाईकोर्ट के द्वारा तो आईपीसी के तहत मिला ही हुआ है 154 में, आपको आप जाकर के बात करिए। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि ये अवेयरनेस ही नहीं है सर कि यहाँ आ सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार तक आने के लिए भी लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे ज्यादा, अशिक्षा और जानकारी की कमी। आपने बिल्कुल सही कहा कि दीवारों पर सब लिखा है पर यहाँ नहीं जा रहा है। इसमें जो है जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि उनको यह आवश्यक है कि स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी जो भी इस तरह के कार्यस्थल हैं वो HOD इस तरह की व्यवस्था करे कि साल में 3-4 बार प्रोग्राम करके विजुअल या ऑडियो जो भी हो या परिचर्चा करके लोगों को बताए कि भाई ऐसा हमारे यहाँ है, अगर आप एग्रीव्ड हैं या पीड़ित हैं, एग्रीव्ड छोड़ दीजिए, आप पीड़ित हैं, अगर आपको साथ कुछ हुआ है आप यहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। एक तो ये भय बना रहेगा, दूसरे की आमतौर पर जब बातचीत होती है तो सिर्फ महिलाएं केंद्र में होती है, जबकि घटना पुरुष द्वारा होती है। दोनों पक्ष रहे वहां पर, दोनों पक्ष जाने कि हम अगर ऐसा करते हैं तो उस करने का परिणाम क्या होगा। तो कानून हमको बहुत सारे चीज से डराता है और कहता है कि नहीं यहाँ रुक जाओ, जैसे कि लाल बत्ती पार नहीं करना है इसलिए तुरंत फाइन भरना है, बिना हेलमेट के नहीं गुजरना है तुरंत फाइन भरना है। तो ये आदमी अवेयर रहे, तो इच्छा होते हुए भी आदमी अपने आप को रोकता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो वो कहीं पर जो इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कहीं होती है कि नहीं होती है। कोई मॉनिटर करने वाला सिस्टम है जो मॉनिटर करे कि हाँ अवेयरनेस का काम जिनको करना चाहिए था वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, मान लीजिए CCL है, मेकॉन है, PCC है, तो वहाँ उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, हमारा वो काम है, ये सबसे अंतिम काम है। और खास करके महिला जब है तब तो और ज़्यादा। तो वैसे ही वो प्रोग्राम चला रहे हैं कि नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कहीं मॉनिटर करने वाला कोई सिस्टम है कि नहीं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या जिस डिपार्टमेंट से वो कंसर्न पब्लिक अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है वो मॉनिटर करे और एक जगह रिपोर्ट भेजे कि भाई हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं। जैसे सोशल ऑडिट होता है, ऑडिट इसका भी होता है सर, इसकी भी ऑडिट होती है कि आपने कितने वर्कशॉप्स कराए और उसका क्या फल मिला, क्या बच्चों ने, अब तो बच्चे हैं जो आगे आकर नाटक के रूप में या कुछ नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। अभी आपने केरला हाईकोर्ट में देखा होगा जो ये मी टू मूवमेंट कुछ साल पहले हम लोगों ने सुना, ये मी टू मूवमेंट भी सर इसी की देन है। जब मुखर होकर लड़कियां बोलना शुरू करती हैं, इसी पर अभी केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन जो है इसको आदेश दिया जाता है कि ये भी एक इंडस्ट्री और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो ये चल रहा है, ये जो मी टू मूवमेंट चला, इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें हो रही हैं इसको भी निकालकर सामने लाया जाए और एक बाकायदा तालुका ब्लॉक लेवल पर भी बनाया गया कमिटी, जहां पर जाकर के आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं अगर आपकी जहां आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे आपको नहीं सुना जा रहा है। ये तो सर वर्क प्लेस और स्कूल कॉलेजेस की बात हो गई। हमारे घरों में जो काम करने महिलाएं आती हैं इनके हित की रक्षा के लिए भी यह कानून है सर, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि ये तो कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है सर, ये तो घरों में जाकर महिलाएं काम करती हैं और बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं है, अवेयरनेस की भी कमी है, पर इनके लिए भी गांव, तालुका, ब्लॉक लेवल पर एक कमेटी बनाई हुई है, लोकल कमेटी, जहां जाकर ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर ये हम सब प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिनके पास बुद्धि है, जानकारी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो साक्षर नहीं है, शिक्षित हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे लोगों को अवेयर करा दें। घर में काम करते करते बात करते आप उसको बता सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है, ईश्वर ना करे, पर अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि तुमको भूल जाना है, ऐसा नहीं है कि तुमको घुटना है, तुम उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकती हो और इसके रास्ते हैं। तो जो गांधी जी का वर्ड है सोशल ट्रस्टीशिप, यही काम आता है सर, कि हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी और तभी हम इसके मतलब ग्रास रूट लेवल तक जा पाएंगे। नहीं, एक जो बड़ा सवाल है, ये सवाल जिस अवेयरनेस की आप बात कर रही हैं पॉक्सो एक्ट में, उसमें ये है कि आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपने जिस भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वहाँ कभी इस तरह का मामला, इस तरह कमेटी के बारे में आपने जाना क्या कि वहाँ इस तरह की कमेटी है, कमेटी सचमुच में बनी है और कमेटी यह काम कर रही है? सर ये तो एक्ट ही आया 2023, ये समझिए 10 साल हुए। हाँ, ये 2020 ये 10 साल कम नहीं होता हाँ, है ना? ये 10 साल कम नहीं है सर। अब जैसे कि नेता कहते हैं कि अभी तो 10 साल में तो हम राजी कर रहे हैं, 2 साल तो हम पाए हुआ, माने आपके आने का दिखना तो चाहिए ना कि आप आए, यहाँ दिखे, वर्क हुआ मुझे कुछ जानकारी है,
अलग अलग कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वर्क प्लेस में। लेकिन वहाँ वही ढाक के 3 पात्र, रिजल्ट वही ढाक के 3 पात्र रहा। कंप्लेंट को अंत विड्रॉ करना पड़ा, या आप नहीं सॉरी बोलनी पड़ी कि गलती से हम फंस गए ये करके, इसलिए कि उसका और उत्पीड़न होने लगा। इस एक्ट में भी ये है सर कि आप फॉल्सली भी इम्प्लीकेट कर दिया जाता है कई जगहों पर, महिला द्वारा भी ये एक्ट में हमेशा यह होता है कि जिसको लगता है कि इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, दरअसल एक्ट का अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। मोल्ड कर लेते हैं कि हम ले जाते हैं वहां पर, समझेंगे, फिर उसके बाद में हम बार्गेन करेंगे, बार्गेन करके चीजों को ले जाएंगे। इस पे भी, इसके लिए भी है सर कि इसकी रोकथाम के लिए भी है कि आपको एक वो फाइन भरना पड़ेगा। सजा का प्रावधान तो भी उतना ज्यादा नहीं है, तो फाइन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 शायद फाइन है, पर आप मैलिशियस इंटेंशंस के साथ किसी को इस केस में ऐसे नहीं फंसा सकते। वो तो गड़बड़ है ना। घटना हमारे साथ घटी जी, एक के साथ घटना घटी, एक क्या घटना का सीसीटीवी, जरूरी नहीं कि हर जगह और सीसीटीवी में उसका फुटेज आ रहा हो कि हाँ ये घटना घटी, वो कंप्लेन कर रही है, तो पहली मान्यता कानून की है कि महिला जो कंप्लेन कर रही है उसको सच माना जाए। सर जो कमेटी में आई है बात, हम आ रहे हैं आगे, तो उसको सच माना जाए, उसके बाद उसको आगे बढ़ा जाए उसमें। हम ये कह रहे हैं किस बेस पर आप कह देंगे कि नहीं उसका कंप्लेन जो है जेन्युइन है और जेन्युइन नहीं है, ये आपको तय करना है। जी बिल्कुल, इसलिए कि हम उत्पीड़ित हुए तभी आए, वो हमारा अटेंडेंस कार्ड देता था, दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो जो कह रही है उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि ये आदमी जो सच उसके साथ हरास कर पाया था या नहीं कर पाया था। सर ये जो इंटरनल कमेटी काम करती है ये क्वेश्चनर बनाती है। अच्छा। और इस क्वेश्चनर में ये सारी बातें जो आप लेकर आ रहे हैं ये सब उस क्वेश्चनर में है, और उसके साथ काम करने वाली बाकी लोगों से, मान लीजिए एक दिन आपने अकेले में कुछ कहा हो किसी को, बाकी दिन तो वह व्यक्ति किसी और के साथ रहा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने कुछ सुना होगा। तो जो क्वेश्चनर का फॉर्म है सर वो पूरा साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बिहेवियर को पैटर्न में रखकर बनाया जाता है, और उस क्वेश्चनर के थ्रू ही हम लोग जान पाते हैं कि सच क्या था या क्या हो सकता है, इसका क्या इम्प्लीकेशंस निकल कर आया। आमतौर पर कहा जाता है कि आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, मतलब आदमी गिल्टी नहीं है, हाँ, लेकिन आंख में आंख डाल के भी झूठ बोलते हैं। रोज कोर्ट में कसम खाते हैं, कसम खा के भी झूठ बोलते हैं। सर ये तो अपनी मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज है कानून की बात में तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी इंस्टीट्यूशन की है, सरकार की है, प्रबंधन की है, लेकिन व्यक्ति की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम किसी को बेमतलब हरास नहीं करें, बेमतलब उसको आक्षेप नहीं लगाएं, बेमतलब। और अगर हमारे साथ होता है हम चुप भी नहीं रहे, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को एक थप्पड़ तो लगा ही सकते हैं, ताकि ये रहे कि वो आगे से नहीं करे, किसी कमेटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।